नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है चंडीगढ़ स्टोरीज के एक दमदार एपिसोड में, जहां हम पहले ही बहुत स्टीरियोटाइप्स को तोड़ चुके हैं और बचे हुए स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने आज हमारे साथ जुड़ चुकी है वर्षा डांगी। वर्षा डांगी का मानना है कि सपने देखने में सबका हक होता है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो जज्बा होता है वो किसी किसी में होता है। वर्षा डांगी जो एक आर्टिस्ट है, मिस इंडिया और मिस चंडीगढ़ फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। आइए मिलते हैं वर्षा डांगी से। वेलकम टू चंडीगढ़ स्टोरीज वर्षा, हाउ आर यू टुडे? Thank you so much for inviting me. How are you? एब्सोल्युटली फाइन वर्षा, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। आइए चलते हैं आगे और अपनी ऑडियंस को बताते हैं वर्षा के बारे में और डिटेल। कुछ तो मैं बता चुका हूँ, बाकी आप बताएं कि वर्षा कौन है, कहाँ से आई है। So basically, I belong to Haryana, but residing in Chandigarh from last 14 years. I am an actor by profession, and I have worked in more than 40 songs, 35 Punjabi songs, क्या बात है, and 4 to 5 Haryanvi songs. क्या बात है। And recently, I put my legs into acting. I worked in Udaria serial and played a doctor role over there. ओहो, ये तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हो गई। तो एक सवाल और है मेरा, आज चंडीगढ़ स्टोरीज में मेरे सामने बैठ के कैसा लग रहा है? Okay, so I'm super excited to be here and love to break some stereotypes with you. पता है क्या, मैं कभी कपिल शर्मा के पास जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, पर मुझे लगा मौका है तो पूछ ही ले। Yeah, I'm super excited. इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अपने करियर के बारे में बताइए, करियर तक कैसे पहुंचे? हरियाणा से हो, हरियाणा में वी कैन स्टिल हैव दैट ऑर्थोडॉक्स वाली चीज थोड़ा सा, बिल्कुल। तो वो चीजें कैसे कवर करी और कैसे जो है ये करियर तक पहुंचे? So मेरे फादर सीआरपीएफ में थे, तो वहाँ से हम हरियाणा में तो मैं नहीं रही हूँ बेसिकली, तो चंडीगढ़ में मैंने पूरी अपनी स्टडी कंप्लीट की है। आई पास आउट फ्रॉम केंद्र विद्यालय स्कूल। आफ्टर दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बात है। सो थर्ड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी में थर्ड ईयर में थी मैं, पीजीजीसी 11 कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज चंडीगढ़। सो वहाँ पे एक पेजेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था मिस चंडीगढ़ का, 2016 की बात है। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने फोर्सफुली कहा कि यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस, कि इसमें सिर्फ डांस ही करना है और एक नॉर्मल रैम्प वॉक करनी है। तो रैम्प वॉक तो देखी होगी। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी और मैं नहीं जाने वाली, तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो। क्योंकि ना एक मुझे कम्युनिकेशन में और एक फोबिया था, पब्लिक फोबिया जिसे बोल सकते हैं, और मैं इंट्रोवर्ट रही हूँ स्कूल टाइम से, तो मुझे था मुझसे नहीं हो पाएगा। और दूर दूर तक मुझे कहीं भी नहीं था कि मैं कोई ये करियर भी चूज कर पाऊंगी, मॉडलिंग और एक्टिंग। कभी ड्रीम्स में भी नहीं मैंने सोचा था ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया एंड द क्राउड वाज, इतना अच्छा उनका रिएक्शन आया ना मेरा डांस देख के, तब भी मुझे अपने आप पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे लगा कि हाँ, डांस तो नॉर्मली सभी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे उस टाइम ये लगता था कि डांस सबको आता है, डांस एक मतलब नॉर्मल थिंग है कि ये सबको ही आती होगी। मुझे नहीं पता था कि हाँ, कुछ ही लोगों को आता है डांस और सब कुछ नहीं कर पाते। तो वहाँ से मैंने पार्टिसिपेट किया। 4 to 5 राउंड्स थे मिस चंडीगढ़ के, तो वो मैंने पूरे कंप्लीट किए। विनर नहीं रही, बट आई वाज द फाइनलिस्ट। ऑलरेडी एन अचीवमेंट। बट मैं बहुत रोई थी कि आप नहीं जीती इस वजह से? हाँ, कि मैं नहीं जीती। पर आपने तो जबरदस्ती पार्टिसिपेट किया था। जबरदस्ती पार्टिसिपेट किया था, बट वो होता है ना ब्लड में कि हाँ, जीतने का जज्बा तो सब में होता है। बट उसके लिए मैं रोई थी। बट हाँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि मैं एटलीस्ट फाइनलिस्ट तो थी वहाँ की। क्योंकि ऑलमोस्ट 42 गर्ल्स थी। 42 में से 11, then 6, then 4. I was on the 4th. Wonderful, that's really great. उसके बाद मैंने मिस इंडिया के लिए ट्राई किया। वो कैसे मिला? वो भी ऑनलाइन मैंने कोई ऑडिशन देखा था कि हो रहे हैं मोहाली में। हाँ। सो पिंजौर रहती थी मैं उस टाइम। सो वहाँ से मैं एक्टिवा पे सिर्फ ऑडिशन देने के लिए मोहाली आई थी। क्या बात। वो किसी ने जबरदस्ती नहीं किया था, मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। एक होता है ना कि डेस्टिनी आपको वो पाथ दे रही है, आप बस जाओ उस पे। दुए वाला भी अगला राउंड इसीलिए खेलता है, शायद अब जीत जाऊंगा, यही चक्कर था ना? हो सकता है क्योंकि माइंड उस टाइम क्लियर नहीं था कि मुझे वहीं जाना है।
तो मैंने वो पार्टिसिपेट किया, तो वहाँ भी मैं फाइनलिस्ट ही रही थी, बट फिर नहीं रोई? नहीं, फिर नहीं रोई मैं। फिर उसके बाद मेरा सीजीसी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था कनाडा जाने के लिए अच्छा 2017 में। कब से रह रहे हो आप चंडीगढ़? 14 इयर्स। तो आपको ये अभी तक तो पता लग गया होगा चंडीगढ़ वाले कनाडा जाते हैं, कनाडा नहीं। चलो कनाडा जाने के लिए मैंने उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब नहीं करते हैं, लेट्स डू कि मैं कनाडा मूव हो जाऊंगी। तो मैंने सर्च किया, तो बेस्ट कोर्स आ रहा था फूड प्रोडक्शन। तो मैंने सीजीसी में एडमिशन ले लिया फूड प्रोडक्शन के लिए। तब तक भी नहीं पता था कि डेस्टिनी कहीं और ले जा रही है तुम्हें। तो कनाडा के लिए मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। वहाँ पे एक वो होता है कंपटीशन, मिस सीजीसी। वो सिर्फ एक उसका नहीं होता, वो ऑल ओवर द कॉलेज का होता है। वहाँ पे मतलब मिनिमम 200 या 300 गर्ल्स थी, क्या? हर स्ट्रीम से, कॉमर्स की स्ट्रीम से अलग, बायोटेक की अलग, हमारा फूड प्रोडक्शन की अलग। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। वो भी मेरे टीचर के फोर्सफुली, क्योंकि उसने मेरा थोड़ा डांस देखा था, उससे थोड़े मेरे बातें होने लगी थी, तो उनको मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है। पहले मैंने पार्टिसिपेशन की। प्लीज जल्दी बताओ वो जीती कि नहीं जीती? फिर मैं वो जीत गई। और फिर मुझे वहां से रियलाइज हुआ कि तुम वहां कनाडा जाने के लिए नहीं बने हो। क्यों बार बार डेस्टिनी आपको कुछ साइन दे रही है, वो भी पॉजिटिव साइन। फाइनलिस्ट होना भी मेरे लिए पॉजिटिव साइन ही था। तो वहां मैं मिस सीजीसी बन गई फाइनली। जो 44 लड़कियों में नहीं हो पा रहा था, वो 444 लड़कियों में हो गया। वहां पे मैं मिस सीजीसी बन गई। व्हाट अ फीलिंग। उसके बाद मेरे को सॉन्ग्स के लिंक्स के थ्रू, लाइक किसी ने मुझे देखा होगा सीजीसी में कि वॉक अच्छी करती है, तो वहां से मुझे एक सॉन्ग मिला था जो कि पेड नहीं था। पैसे नहीं मिले उसके। अच्छा। मुझे कहा गया कि आप अभी अपनी प्रोफाइल मेंटेन करो, आपको सीखना चाहिए कि कैमरा कैसे फेस करते हैं। आई डोंट नो उसने प्रोडक्शन हाउस से पैसे लिए होंगे मेरे बिहाफ पे, बट मुझे तो। आपको क्या लगता है कि क्या ये सही था? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एज अ लर्नर गई थी वहां पे। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हो, अगर वो आपके गुरु दक्षिणा भी नहीं ले रहा है, फ्री में सिखा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे वहां मतलब वो फर्स्ट सॉन्ग था मेरा, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कैमरा कैसे फेस करते हैं, एंगल्स कौन कौन से होते हैं, और सिंगर को कब देखना है, कब नहीं देखना है, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने ऐसे 3 to 4 सॉन्ग्स किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वाओ। तो हमारे जो जस्ट टू लर्न, कि मुझे सीखने को मिल जाए। जो हमारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहो कि कैसे शुरू करें, और फ्री, कई लोग जो है सुनते ही मना कर देते हैं कि नहीं फ्री नहीं करेंगे। हाँ। ओके, सो मेरे अकॉर्डिंग क्या है, अगर हमें कोई चीज सीखनी है, अगर आप वो पैसों में भी सीख सकते हो, वो फ्री में भी सीख सकते हो। अब मैंने वो चीज जो मैंने देख चुकी है, वो चीजें ना, वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैंने फ्री में भी सीखी है वो चीजें, बट आज वो मेरे काम आ रही है, आज वो वैल्यूएबल है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में, एंड इससे बढ़कर है कंसिस्टेंसी। तो 3-4 सॉन्ग के बाद क्या हुआ फिर फिर उसके बाद मुझे एक सॉन्ग मिला जिसका पे आउट था 3500। अच्छा। बट मैं खुश थी। हाँ, एब्सोल्युटली। मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो, फाइनली कुछ आना शुरू हुआ। फर्स्ट पेमेंट थी वो लाइफ की, और वो चंडीगढ़ में शूट हुआ था। तो वो मैं खुश थी, बहुत खुश थी मैं। बहुत अच्छा शूट हुआ वो। हाँ, मैंने कभी ये नहीं लिया कि अगर मैं आज फ्री में शूट में जा रही हूँ तो मैं अपना 100% नहीं दूंगी। मुझे ये है कि पैसा मिले या ना मिले, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है लाइफ में। क्योंकि वो चीज़ें अब मुझे रियलाइज हो रही है, वो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल थी। अगर उसी टाइम मेरे में एटीट्यूड आ जाता, मैं फ्री में क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, तो वो इंसान कभी ग्रोथ नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो ऐसे ग्रो करते टाइम आपने टोटल कितने सॉन्ग्स किए? ऐसे ऑलमोस्ट 49 और 50। वाओ, आपकी हाफ सेंचुरी लग चुकी हाँ, है। लग चुकी है, और अभी 9 to 11 सॉन्ग्स रिलीज होने हैं। ओह वंडरफुल। उससे पहले रिलीज हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे आपको
जिन्होंने जो है फायदा उठाने की भी कोशिश करी होगी, बेवकूफ बनाने की कोशिश करी होगी। हाँ, बहुत केसेस है मेरे पास तो तो मैंने कुछ ऐसा सुना है कि इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी हुई है, कुछ उस पे पर्दा डालो। ठीक है, जरूर मतलब पर्दा डालो नहीं, पर्दा उठा लो। लो जरूर। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है लाइफ में ना। अगर हम कहें ना कि हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस इंडस्ट्री, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, जहाँ भी जाओ, हर जगह आपको अच्छे इंसान भी मिलेंगे, बुरे इंसान भी मिलेंगे। इट्स ऑल डिपेंड्स हियर, उनकी मेंटेलिटी क्या है वो उन पे डिपेंड करती है। यू आर राइट। तो स्टार्टिंग में लाइक 2.5 year बैक मेरे पास एक सॉन्ग आता है मेरी एक्टिंग को देख के, ठीक है। तो वहाँ मुझे कहा जाता है कि आपको पे आउट होगा 12,000। मुझे कितना बताया गया? 3,600। कास्टिंग डायरेक्टर थे, नाम नहीं मैं लेना चाहूंगी, उनको पता है, कास्टिंग डायरेक्टर थे और सोचिए हरियाणा से ही थे। कास्टिंग डायरेक्टर का मेरे पास कॉल आता है, ऐसे ऐसे सिंगर है, सिंगर बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, गाना भी बहुत अच्छा चला वो। तो सिंगर ऐसे हैं और ना आप कर लो, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छे लेवल पे जाएगी, क्योंकि सिंगर अच्छा है। लेकिन वो पे आउट नहीं कर रहे हैं, पे आउट कम कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि उनके पास XYZ रीजन होते हैं, प्रोडक्शन हाउस बहुत वो है, उसका भी पैसा देना है, उसका भी पैसा देना है, तो कट आउट किस में करते हैं? मॉडल से कट आउट कर लो। बट मुझे बाद में पता लगा, तो मुझे 3,600 में मना लिया गया। तो मैं मान गई कि सिंगर अच्छा है, तो अगर मेरी प्रोफाइल अच्छी होगी, मैं किसी को बताने लायक रहूंगी कि हाँ मैंने इस सिंगर के साथ काम किया। तो सॉन्ग शूट हुआ पूरा, रात को पैकअप के टाइम ना सिंगर मेरे पास आके बोलते हैं कि आपने इतना कम पे आउट क्यों लिया? अच्छा। आई वॉज लाइक कम पे आउट? मैंने कहा क्या हुआ, मतलब आई एम नॉट क्लियर, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। तो कह रहे आपको कितना पैसा मिला? आई वॉज लाइक 3,600। कह रहे प्रोडक्शन हाउस ने कास्टिंग डायरेक्टर की डिमांड थी कि लड़की की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो 12,000 मांग रही है। ओह। So I got 3,600 on my hands, in my hands, और वो सारे ले गया वो लड़का, कास्टिंग डायरेक्टर। सिंगर ने ऐसा जान के तो नहीं किया? नहीं, जान के नहीं किया, मैंने फिर उससे कंफर्म किया। अच्छा। हाँ, उसने कॉल उठाना बंद कर दिया। हाँ, दोबारा काम भी नहीं हुआ? काम भी नहीं किया। मैं क्यों करूंगी ऐसों के साथ काम? फिर उसके बाद सही लोग कैसे मिलना शुरू हुए? मेरा मानना है, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर हो, आप मुझसे क्लियर रहो ना, देखो 15,000 आएगा, मेरा 30% दो, बाकी रेस्ट ऑफ द योर्स। वो क्लियरिटी बहुत मैटर करती है। अब मैं बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर से भी मिलती हूँ जो कि क्लियर बोल देते हैं, देखो सिंगर कह रहा है कि मुझे 15,000 में पे आउट कर सकता हूँ मैक्सिमम मॉडल के लिए, तो आप मुझे कितना दोगे? आप 30% देने को रेडी हो? आई वाज लाइक ओके, क्लियर कर रहे हैं ना बात। अगर आप पैसे किसी के मारोगे, चलो मेरे मुंह से कोई बददुआ नहीं निकल रही, बट वो तो देख रहे हैं ना। सही बात है। उससे डरना चाहिए इंसान को, सही बात क्योंकि वो कर्म तुम्हारे उसमें लिखे गए, मेरे कर्म तो अच्छे हैं, Exactly. मेरे कर्मों में नहीं लिखा गया। हाँ, अच्छे डायरेक्टर्स भी मिले मुझे इस इंडस्ट्री में, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले जिनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ लड़की क्या है, हमें कॉफी पे मिले। आजकल पता है क्या ट्रेंड चल रहा है? सिंगर्स चाहते हैं या डायरेक्टर्स चाहते हैं जो वेले हैं। अब आप ये बताओ, जिसके पास काम इतना होगा उसके पास घूमने का टाइम नहीं होगा ना। सिंगर्स डायरेक्टर्स क्या चाहते हैं कि हमारे साथ हैंग आउट करे, हमें एंटरटेन करे। डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, मतलब मैं बोलना को नहीं चाहती, फेवर्स और समथिंग। हाँ, मैं सबको पता है इस इंडस्ट्री के बारे में, कोई मैं फर्स्ट टाइम तो बोलने नहीं लगी हूँ, तो सीधा बोलते हैं कि आओ कभी फ्लैट पे मिलते हैं, मैं सॉन्ग सुनाता हूँ आपको फ्लैट पे। तो आई वाज लाइक कि आप डमी सेंड कर दो मुझे, कि फ्लैट पे आने की क्या जरूरत है? अगर डमी सेंड कर दोगे, मैं आपको बता दूंगी कि मुझे सॉन्ग अच्छा लगा, बुरा लगा, हम वर्क कर सकते हैं आगे। बट दे वर लाइक कि हाँ फ्लैट पे मिलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, हैंग आउट करते हैं, पता लगेगा एक दूसरे के बारे में, तभी तो काम करेंगे। पता लगने से क्या मतलब है? एक्टिंग से मतलब होना चाहिए आपको। मैंने आपको अपनी प्रोफाइल सेंड करी है, मैंने आपका इंस्टाग्राम लिंक सेंड किया है, तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है। लिंक कोई भी डायरेक्ट नाम क्यों नहीं लेता? डायरेक्ट नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि प्रूफ नहीं होते।
अच्छा एक्यूजेशंस एट द एंड लड़की पे आएंगे, प्रूफ क्यों नहीं होते? क्योंकि पता नहीं होता है कि हाँ ऐसा कोई कर देगा या कुछ बोल देगा। अच्छा मेरे हिसाब से तो मतलब क्या ही कर लेगा प्रूफ करके। नहीं तो कोई लड़की मानती ही होगी तभी जो है अगली बार हिम्मत हाँ। बन रही है। हाँ ऑब्वियसली, ये तो मतलब हर लड़की की चॉइस है। हम्म अगर उसकी चॉइस है, अगर वो ऐसे करना चाहती है काम तो वेल एंड गुड। मैं ऐसे नहीं करना चाहती, मेरा जमीर नहीं मानता। हम्म एट द एंड बात होती है आपका जमीर मान रहा है कि नहीं मान रहा। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ऐसे काम करके आती हूँ ना, मुझे 10 रात नींद नहीं आएगी। एब्सोल्युटली, दैट क्लियरली शोज कि अपब्रिंगिंग तुम्हारी कैसी है। और मेरे पेरेंट्स ने ना अगर मुझे कहा है, अगर मुझे अलाउ किया है, तो वो ऐसे कामों के लिए नहीं अलाउ किया है। तो ऐसे उनकी किसी respect- डायरेक्टर को आपने कभी जवाब दिया है? बढ़िया वाला जवाब गाली के साथ? नहीं, नहीं देखिए मैं भोलेनाथ की फैन हूँ, भोलेनाथ की फैन हूँ मैं। मेरे अकॉर्डिंग इससे जवाब देने से अच्छा वो वाला जवाब देगा भगवान। वो खुद जवाब दे देगा। यू बिलीव इन कर्मा? बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। कर्म मतलब कमाई बंदे के साथ नहीं जाएगी, इंसान के साथ जो कमा रहा है ना, उसने मेरे पैसे मार लिए, उसने ये गलत काम कर लिया, कमाई तो जाएगी नहीं साथ में। लेकिन जो आप गलत काम कर रहे हो, जो आप कर्म कर रहे हो ना, उसका एक एक हिसाब वो ले रहा है। कभी कोई और मैं तो अगर लाठी मारी आवाज आएगी, उसकी लाठी में तो आवाज भी नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। पता भी नहीं लगेगा कि पता भी नहीं लगेगा। तो मैं बिलीव नहीं करती कि आप मुझे अगर गाली दो तो मैं 10 गाली आगे से दूं। मेरी अपब्रिंगिंग में नहीं है ये। अपब्रिंगिंग की बात मैं तो करते हैं। स्माइल करके ओके ठीक है, हाँ कॉफी में मिलते हैं, मैंने कहा ओके श्योर ठीक है, बस कांटेक्ट डिलीट। आप कौन डायरेक्टर, मैं आपको जानती नहीं। सही बात है, ब्लॉक किया, कहानी खत्म। कहानी खत्म, ऐसे काम चाहिए नहीं ना मुझे। आपकी अपब्रिंगिंग की बात करते हैं वर्षा। हरियाणा में रिश्तेदार रहते हैं, तो जब आप इस करियर पे जा रहे थे तो रिश्तेदारों ने भी कुछ नहीं बोला? रिश्तेदारों की तो क्या बात, ठीक है ओके नहीं पॉइंट सबके जैसे रिश्तेदार हैं क्या तुम्हारे भी? हाँ बिल्कुल वैलिड पॉइंट बताऊंगी। तो रिश्तेदारों का बोलना था मेरे पेरेंट्स को कि कहाँ लड़की, कहाँ भेज रहा है लड़की को, कि इसमें तो कोई काम नहीं होता, इंडस्ट्री में उल्टे ही काम होते हैं, क्या ही कर लेगी, शौक है इसका, 6 महीने में वापस आ जाएगी, कुछ नहीं होता। तो ये थॉट था कईयों का, जो टिपिकली आंटीज हैं गाँव की, कि ये तो गानों में नाचती है। मतलब कोई फैमिली गैदरिंग्स होती थी, पकड़ पकड़, अच्छा मेरे फेस पे बोल रहे हैं, ये तो वही लड़की है ना। मतलब हरियाणवी में बोलूं तो ऐसे बोलते थे, आए यो आए छोरी है ना जो नाचा करे। मीन्स कि वही लड़की है ना फैमिली की जो गानों में नाचती है। वहाँ नाचना जो है ठीक नहीं मानते, नाचना ठीक नहीं मानते हैं। और उन्होंने कभी शूट लाइफ देखी नहीं है, वो अपने विलेज से बाहर नहीं गए हैं, तो उनकी मेंटेलिटी उसी लेवल तक है। उनको नहीं पता शूट, बिहाइंड द शूट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं उन्हें गलत भी नहीं बोलूंगी। बट मेरे को ऐसा लगता है आपके पेरेंट्स ने जो है वो सबको संभाला और आपको पूरा सपोर्ट किया, तभी आप बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है मुझे, बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में नहीं था, क्योंकि हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियरिंग बने। मैंने भी नर्सिंग की ट्राई किया था, जिसमें मैं 7.5 मार्क्स से रह गई थी। तो वो पेरेंट्स भी मतलब बहुत गुस्सा हुए थे मुझसे कि क्यों रह गई है। उनको पता नहीं था डेस्टिनी कहाँ लेके जा रहे हैं। सही बात। बट आज उनको इतना प्राउड फील होता है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ मुझे जज बुलाया जाता है, मतलब मेरे कॉलेज में मुझे एज अ जज बुलाया गया, तो मेरे से ज्यादा खुश मेरी फैमिली है। एग्जैक्टली मेरे सॉन्ग्स मतलब मेरी मदर कंटिन्यू देख सकती है टीवी में, कंटिन्यू। एक ना मेरा हरियाणवी सॉन्ग आया था, वो चैनल का नेम तो नहीं मुझे याद किस पे आया था, शायद पिटारा पे तो नहीं था। तो उसकी ना टाइमिंग्स थी, मॉर्निंग 12 आएगा, इवनिंग 7:30 आएगा वो सॉन्ग, क्योंकि चैनल्स पे ऐसे ही आता है कि 1 वीक हम चलाएंगे। तो मेरी मदर लगा के रखती थी वो चैनल आधा घंटा पहले कि मुझे सॉन्ग देखना, मिस ना हो जाए मेरे से। मिस ना हो जाए। आपकी मदर का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जिसमें आप हो? हाँ ठीक है, मेरी मदर का फेवरेट सॉन्ग है, अभी आया था नव का 10 रानिये। कौन सा? 10 रानिये। वाओ, बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं।
जो नव फेम सिंगर है ना, ये सॉन्ग है तू लारे लौंदी रही ओए होए होए ते मैं चिट्टा लौंदा रहा। उसका फेम सॉन्ग है, तो उसका सॉन्ग बहुत पसंद है। अभी भी हम कोई ट्रिप पे जाते हैं ना, ये गाना लगा के जाते हैं। मम्मी मेरे भाई को बोल देती है 10 रानी लगा दे। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? ओके सो मेरे यंगर सिस्टर है, कॉर्पोरेट ऑफिस में है वो, और मेरा यंगर ब्रदर है, ही इज सर्विंग इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। वाओ। या और मेरी मदर है। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे 7 years बैक, कैंसर 3rd स्टेज था उन्हें। मेरे फादर के साथ भी कुछ ऐसे ही था, बट ठीक है, दैट इज लाइफ। And But- मदर क्या करते हैं आपके? मदर इज हाउसवाइफ। ठीक है, एक जो है देश को सरहद पे संभाल रहा है, एक टीवी पे संभाल रहा है, और एक कॉर्पोरेट में संभाल रहा है। तीनों का अलग अलग। सही है। बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो कि हमें टाइम रहते बिल्कुल समझ नहीं आता लाइफ में। मतलब मेरे फादर जब थे तो ना, उनकी पोस्टिंग थी जम्मू में थे पहले, उससे पहले आसाम में थे। तो उतनी स्ट्रिक्टनेस होती है क्योंकि वो आर्मी ब्रैट होता है, बैकग्राउंड ऐसा होता है। तो हम मतलब स्ट्रिक्ट थे नहीं, बट हम समझते थे कि वो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि साथ में रहे नहीं ना कभी। तो वो गैप आ जाता है एक। तो हम उनकी ना कॉल आती थी, तो हम उठाते नहीं थे डर के मारे, कहीं डांटे ना, कहीं कुछ ये ना बोल दे कि पढ़ाई कैसी चल रही है। वो कॉल बजता रहता था, हम वेट करते थे मम्मी उठाएगी। बट आज ना उस कॉल की वेट करते हैं। सही बात है। नंबर सेव है बट कॉल करने वाला कोई नहीं है। सही बात है। सो फादर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है लाइफ में ना। फादर नहीं है आपके तो फिर कोई भी अचीवमेंट आपकी बिल्कुल अधूरी लगती है। I totally relate to that. ऐसा अगर लगता मैं है मिस सीजीसी भी बनी हूँ, इतने क्राउड में मैं अपने फादर को ढूंढ रही हूँ, Yeah. कोई चीयर अप करने वाला, बस फादर, मतलब फैमिली हो, क्राउड मैटर नहीं करती। There is a reason कि आप जो अपने फादर का लास्ट नेम कैरी करते हो, मदर का नहीं। सॉन्ग आता है तो मैं सोचती हूँ कि अगर फादर होते तो टीवी पे देखते तो कितना अच्छा लगता उन्हें। I तो think मैं तो यंगर जनरेशन को मैं यही बोलना चाहूंगी, मैंने देखे हैं, मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा मैं नोट करती हूँ चीजें ना। तो मैं देखती हूँ कि आजकल की जनरेशन बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स को सही ट्रीट नहीं करते बिल्कुल भी मतलब फॉर ग्रांटेड लेती है। लेते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मम्मी खाना बना रही तो क्या हुआ, सबकी बनाती है। मेरे पापा काम कर रहे तो क्या हुआ, सबके करते हैं। उनको लगता है मेरा हक है ये। हक है ये। माँ 25 साल से खाना बना रही है तो वो उसका काम है वो। जब तुम बनोगे ना माँ, एक लड़की जब माँ बनेगी, और जब एक लड़के की मैरिज हो जाएगी, उसकी वाइफ आएगी, तब उसको वो फीलिंग आती है कि हाँ हमारी माँ ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं लाइफ में। हम उससे पहले समझ ही नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है। मुझे खुद याद है बचपन, अभी तो नहीं, बचपन में हम कहते थे ये सब्जी नहीं खानी यार, मम्मी क्या बना देते हो। अब खुद बना के देखो, खुद भूखे रह के आओगे ना, आपको लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी भी अच्छी लगेगी, ठंडी रोटी भी अच्छी लगेगी। जो कनाडा गए हैं उनसे पूछो, सही बात है। माँ की कीमत क्या होती है। सही बात है। सो मैं तो यंगर जनरेशन को यही कहती हूँ कि टाइम रहते सुधर जाओ। हाँ। और ये अपने फेलियर्स के लिए भी पेरेंट्स को ब्लेम कर देते हैं। सब कुछ के लिए पेरेंट्स आगे खड़ा कर देते हैं। हाँ। मैं पास नहीं हुआ क्योंकि आपने प्रेशर दिया था। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, एक लड़का है तेलंगाना का, शायद तमिलनाडु का कहीं का, तो वो उसके पेरेंट्स उसको बहुत रोकते थे मोबाइल मत यूज कर। वो मेंटली अनस्टेबल हो गया गेम खेल खेल के। वो बैठा बैठा भी ऐसे कर रहा है। बताओ। और सोसाइटी क्या कह रही है, पेरेंट्स को ब्लेम कर रही है। पेरेंट्स की क्या गलती, पेरेंट्स कहेंगे कि मोबाइल मत यूज कर, बच्चा कहता है मैं तो घर से भाग जाऊं। ये तो जमाना चेंज हो गया, लेकिन हमारे टाइम पे वो दिलेर पाजी भी ऐसे करते थे। हम सब ने भी ऐसे किया है। पेरेंटिंग इज सो टफ। या आज के टाइम पे बहुत ज्यादा टफ है, और बच्चे नहीं समझते। मुझे नहीं लगता समझते हैं बच्चे। I think this is endless topic to discuss, है ना। मैं अभी पेरेंट बना नहीं हूँ तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं।
बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। मीनवाइल प्लीज हमारी ऑडियंस को आप अपनी एक बार इंस्टाग्राम आईडी बता देंगे, ताकि किसी को भी कुछ भी टिप्स लेने हो इस बारे में तो आपको डायरेक्ट रीच आउट कर सके इंस्टाग्राम पे। So my Instagram handle is varshadangi01. It's VARSHADANGI01. थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को आज का हमारा एपिसोड सही लग रहा है तो चंडीगढ़ स्टोरीज को भी लाइक फॉलो करना ना भूलें, और वर्षा को तो कर ही ले, ऐसे आर्टिस्ट कभी कभी मिलते हैं। Thank you so much for having me today here. वर्षा, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। लेट द प्लेजर बी माइन दिस टाइम। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम रैपिड फायर राउंड में, जहाँ पे कुछ ऐसे फटाफट वाले क्वेश्चन पूछेंगे। जो भी आपके मन में आ रहा हो फटाफट से वो बता देना। I'll try. है ना? वर्षा, रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपको कोई सुपर पावर मिले, सुपर नेचुरल पावर, तो वो क्या होनी चाहिए और उसका आप क्या करोगे? ओके, सो मुझे वैसे हार्ड वर्क करना जिम में बहुत पसंद है। 2 आवर्स मैं वर्कआउट करती हूँ, बट अगर मुझे बाय चांस सुपर पावर मिलती है तो मैं चाहती हूँ मेरे 6 एब्स आ जाए बहुत ओ जल्दी। क्या बात है। मेरा भी फैमिली पैक आया हुआ है। आ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बट हाँ एक पावर मिले तो मैं चाहती हूँ मेरे एब्स आ जाए। एब्स आ जाए। तो अगला क्वेश्चन ये है वर्षा, अगर आपको कभी डेट पे जाना हो तो आपकी ड्रीम डेट क्या होगी? ड्रीम डेट, ठीक है, वैसे तो मैं कॉफ़ी पे जाना पसंद करूँगी, बट हालांकि जैसे आजकल मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ जो मेरा बॉयफ्रेंड हो, या डेट पे अगर मुझे जाना हो किसी के साथ तो जिम में जाऊँ। भाभी जिम? हाँ अच्छा। जिम में जाऊँ, साथ वर्कआउट करें हम, और वो फ्लावर्स की जगह मेरे लिए प्रोटीन का डब्बा लेके आए। दिस वाज समथिंग यूनिक। यूनिक डेट होगी, राइट? ये बहुत ही यूनिक होगा। दैट वाज एक्चुअली फनी। तो मतलब मैं तो नहीं लेके जा सकता हूँ। हाँ मेरे से नहीं हो नहीं पाएगा। हो पाएगा। वो जिम वाले सोच सकते हैं फिर। तो भाई जिम वालों, फटाफट नीचे कमेंट करो, लड़की जो है प्रोटीन शेक के चक्कर में जाने को तैयार है। वर्षा, ऐसा कौन सा ड्रीम रोल है जो आप अपने लिए सोचती हो किसी टीवी में या फिल्म में, अगर आप करो तो वो वर्षा को मिले? ओके, सो मुझे बायोपिक मूवीज बहुत पसंद आती हैं। बॉलीवुड में बायोपिक, आई लव बायोपिक। मुझे कुछ वहां से सीखने को मिलता है कि रियल बेस्ड स्टोरीज, रियल इंसिडेंट। तो अभी रिसेंटली आलिया भट्ट का रोल मुझे बहुत पसंद आया था गंगूबाई मूवी में। सो मैं ऐसा रोल करना बहुत प्रेफर करूंगी। Yes. सेकंड, मैं कॉप का रोल प्ले करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो कॉप का रोल मैं प्ले कर सकती हूँ अच्छे से। तो क्या बोलते हैं पुलिस वालों को पंजाबी में या हरियाणवी में? मामे। मामे? तो ये पुलिस मैंने वाली यहाँ को चंडीगढ़ में आके सीखा है कि बोलती थी जल्दी जल्दी सीट बेल्ट लगा, मामे खड़े हैं, मामे खड़े हैं। तो पुलिस वाली को क्या बोलेंगे? पुलिस वाले को मामी। मामी? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वर्षा, लास्ट क्वेश्चन, जो ऐसा कोई स्टीरियोटाइप जो अभी तक आपको लगता है कि इससे मैंने बहुत स्ट्रगल किया, परमानेंटली उसको तोड़ देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन के लिए? ओके, सो जो मॉडलिंग में या एक्टिंग में जो न्यू कॉमर्स होते हैं तो उनका क्या रहता है कि वो क्वेश्चंस पुट अप नहीं करते हैं। लाइक अगर मुझे कोई सॉन्ग मिला है तो कोई कोऑर्डिनेटर होता है, डायरेक्टर्स होते हैं या कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, तो हमें ना बड़ी हेजिटेशन होती है कि ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मतलब माइंड क्लियर नहीं रखते हैं। तो वो क्लियरेंस रखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, कि हमें वो सॉन्ग क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या है क्या नहीं, पूरा प्रोसेस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मेरा यंग जनरेशन या जो भी आ रहे हैं मॉडलिंग में या किसी भी फील्ड में, आई थिंक क्लियरेंस इज मस्ट। पूछने में क्या जाता है? पूछने में क्या जाता है? सही बात है। एटलीस्ट आपका माइंड तो क्लियर होगा ना कि हाँ ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। So yeah, that's it. Thank you so much for all the wonderful advices today. Thank And I think this is a wrap of our today's Chandigarh stories. It was really fun having you. Thank you so much. मैंने वाकई जो है ऐसा बहुत कुछ सीखा जो मेरे को लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी देख के फायदा होगा। अगर आपको आज का एपिसोड बहुत सही लगा हो तो नीचे लाइक कमेंट शेयर करके बताएं, हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो भी बताएं। सलाह ले तो लेंगे लेकिन अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे वो हमारी मर्जी है, ठीक है? जाने से पहले हम चंडीगढ़ स्टोरीज को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और ऐसी सी और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। ये थी वर्षा डांगी। आने वाले टाइम में आपको
कोई तो और मिलेगा। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय चावला, थैंक यू एंड बाय बाय।